Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to discuss the answer key for Physics KISA preparatory examination for the year 2024 starting with section A. Question number 1 which is MCQ. So first part is choose the correct answer. First is if F represent the force and D represent the distance. F is force and D is distance. Then the unit of product of F and D. Product of F and D is, अब F क्या है D क्या है हमने पढ़ा हुआ है वर्क इज इक्वल टू F इंटू एस, डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस. इट मीन्स वर्क का जो यूनिट है वो इनका यूनिट होगा और वर्क का ऐसा यूनिट क्या है जूल है. दिस इज ऑप्शन नंबर ए. आगे न्यूटन मीटर. अब F इंटू डी का अगर हम लेंगे तो F का ऐसा यूनिट इज न्यूटन और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट इज मीटर. सो न्यूटन मीटर इज ऑल्सो करेक्ट. Third relation we know V is equal to W upon Q and what is V, W it is V into Q. V का ऐसा यूनिट और Q का क्या हो जाएगा कूलम. तो V into कूलम ये आंसर भी करेक्ट है. सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज अवर करेक्ट आंसर. दिस इज फर्स्ट पार्ट एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट. In second part, 25 joule of work is done on a body so that it moves a distance of 5 meter. 25 joule of work. तो 25 जूल मीन्स हमें एनर्जी दी गई है एंड इट मूव्स, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी है, मूव्स द डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, काइनेटिक एनर्जी में चेंज मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन एंड वर्क डन इज गिवन इज 25 जूल इन दिस क्वेश्चन. सो डायरेक्टली ये आंसर ही दिया गया है आपको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन और वर्क डन हमारा 25 जूल दिया गया और उसके यूनिट सिर्फ चेंज किए गए हैं, वो भी जूल के ही इक्विवेलेंट होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पर 25 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर जो ए ऑप्शन है वही करेक्ट है. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट. 50, 125 और 150 आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं. इन थर्ड पार्ट, एनर्जी चेंज इन ए बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, अगर हमने पेंडुलम बनाया है तो हमारे पास स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में नीचे बॉब है और इसमें कौन सी एनर्जी, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन. ये मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगी. एक्सट्रीम पोजीशन में जब भी बॉब होगा तो उसके पास कुछ हाइट होगी, तो हाइट की वजह से उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो इट मींस यहाँ पर कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है. तो एनर्जी कन्वर्जन इज फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल एंड दिस इज अवर ऑप्शन नंबर ए. इन फोर्थ पार्ट, अ रे ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड फ्रॉम ग्लास टू वाटर और ग्लास और वाटर के हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं. ग्लास के केस में 1.50 है और वाटर के केस में 1.33 है. तो आपको दिख रहा है ग्लास इज मोर डेंसर. व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट देयर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. वी नो डेट व्हेन इंसिडेंट रे कम एंड स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, बट बिकॉज दिस मीडियम रे इज एंटरिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, so this is glass means denser and this is rarer, and whenever ray enters from denser to rarer medium it bends away from the normal, and when it bends this angle of refraction will be greater than angle of incidence. So our correct option is I always equal to r नहीं हो सकता, always greater than r नहीं हो सकता, I always less than r. तो यहाँ पर I का आंसर हम क्या लिखेंगे, क्योंकि I हमें इसमें कम आ सकता है क्योंकि r ही बड़ा आएगा. दिस इज ऑप्शन नंबर डी. इन फोर्थ पार्ट correct option is D according to me. In fifth part, a swimming pool with depth जिसके हमारे को T दी गई है, रियल डेप्थ हमें यहाँ पर T स्मॉल t से दिखाया गया है, filled with water having refractive index n, the base of the swimming pool will appear to be shifted to. तो इट मीन्स हमें डायरेक्ट शिफ्ट का फॉर्मूला लगाना है. शिफ्ट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, रियल डेप्थ और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन ए म्यू एम मीन्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अब शिफ्ट को हमें निकालना है यहाँ पर और रियल डेप्थ क्वेश्चन में हमें टी दी गई है, क्या दी है, विथ डेप्थ स्मॉल टी. तो ये आ जाएगा और 1 माइनस 1 अपॉन एन आ जाएगा. तो टी 1 माइनस 1 अपॉन एन. दिस इज अवर ऑप्शन नंबर बी. इन फिफ्थ पार्ट ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. इन सिक्स्थ पार्ट, assertion माइक्रोवेव्स ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट. ये तो हमने पढ़ा है, सबकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में ही आता है. रीजन है माइक्रोवेव इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. So इसमें both assertion and reason are true. Option number A is correct. In seventh part, a ray of light experiences total internal reflection. It means ये TIR का क्वेश्चन हो जाएगा. तो TIR के केस में रे कहां से कहां जाती है, while entering from a medium A to medium B. अब हमें पता है कि रे TIR के लिए रे को डेंसर से रेयर मीडियम में जाना है.
इट मीन्स उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए मीडियम का बी से बड़ा होना चाहिए, डेंसर होना चाहिए। एंड देन आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज्यादा होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा। अदर अलग अलग ऑप्शंस है, लेस देन क्रिटिकल एंगल, इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। और दोनों ऑप्शन सूट किस में कर रही है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी में ये करेक्ट आ रहा है। तो इन 7th पार्ट ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। In 8th, the characteristics of sound which enable to differentiate between two sounds of different waveform. तो waveform पे depend ही कौन करता है, quality. So again option number C, quality is correct. Timber भी लिखा गया हो सकता था। In 9th part हमारे को दो waveforms दी गई हैं। By two waves m and n in a given time interval is represented as, m में हमारे पास कम number of cycles हैं और n में हमारे पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स दिए गए हैं और एम्पलीट्यूड लगभग सेम है इनके अंदर। What can be concluded about m and n? m is louder than, एम्पलीट्यूड सेम है तो लाउडर नहीं हो सकता। n is louder than, दोनों सेम उसके होंगे, लाउडनेस दोनों की सेम रहेगी। m is shriller than n, m श्रिल नहीं हो सकता क्योंकि उसके नंबर ऑफ साइकिल कम है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। सो बचा कौन सा, डी ऑप्शन। डी इज n इज श्रिलर देन m, क्योंकि n की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो n की पिच ज्यादा होगी, यानी कि वही श्रिल होगी। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन 9th पार्ट। n श्रिल होगा m से ज्यादा, क्योंकि श्रिलनेस सिर्फ पिच पे डिपेंड करती है और पिच फ्रीक्वेंसी पे। इन 10th पार्ट हमें वी ग्राफ दिया गया है। वी ग्राफ में आपके पास नॉर्मली आपने जो बुक में किए हैं वो IV ग्राफ होते हैं। यहां पर हमें I y एक्सिस पे दिया गया है और V x एक्सिस पे दिया गया है और दो टेम्परेचर्स हमारे को T1 और T2 दिए गए हैं। दिस इज T1, दिस इज T2, T1 एंड T2। Now what can be concluded about their temperature? T1 और T2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, विच इज ग्रेटर विच इज लेसर, ये हमें बताना है। आप सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि VI ग्राफ दिया गया है, VI ग्राफ में I यहाँ ये है। अब अगर हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन I। ये डायरेक्टली ग्राफ हमारे को कंडक्टेंस दे रहा है, क्योंकि हम Y एक्सिस को ऊपर रखेंगे तो Y में हमारे पास I अपॉन V यानी कंडक्टेंस देगा। अगर मैं इसको रेजिस्टेंस पे लेना चाहती हूँ तो मुझे पहले X एक्सिस की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो X एक्सिस की वैल्यू के लिए V अपॉन I करके हम निकाल सकते हैं। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, फिर उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो कंडक्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ आपके सामने क्या चीज निकलेगी, और हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसी के केस में रेजिस्टेंस ज्यादा आएगी। दोनों वैल्यू से आप रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं V अपॉन I। इसके लिए आप सिंपल से यहाँ पर कोई वैल्यू अपनी मर्जी से ले लीजिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 5 ले लिया, अब इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू आप T1 की भी ले लीजिए। तो यहाँ पर एक वैल्यूज आपने कॉरेस्पॉन्डिंग लेनी है, यानी कि जैसे मान ले 5 है और 5 है और यहाँ पर 5 के साथ मान लेते हैं 50 आ गया या 20 आ गया, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। इट मीन्स ये वाला हमारे पास ज्यादा आ रहा है रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस इसका ज्यादा आ रहा है तो टेम्परेचर भी यही ज्यादा होगा। तो इट मीन्स T2 हमारा ग्रेटर देन T1 आएगा। आप देखते हैं ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन हमारे पास बी पार्ट में बन रही है जहां दिया गया इसका उल्टा, T1 इज लेस देन T2। तो बात तो एक ही हो गई ना कि T2 ज्यादा है, यानी कि टेम्परेचर T2 का जो है वो ज्यादा वाला है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन पार्ट नंबर 10। कमिंग टू 11th पार्ट, टू फ्यूज वायर्स E एंड F आर मार्क्ड। E है एक और F है एक, आर मार्क्ड विद 5 एम्पियर। ये वाला 5 एम्पियर का है और दिस वन इज 15 एम्पियर। हमेशा फ्यूज की रेटिंग आपको करंट के यूनिट यानी एम्पियर में दी जाती है। देन E इज थिकर देन F, E is thinner than F। अब इसमें क्या याद रखना है हमें, हायर द करंट रेटिंग, थिकर इज द फ्यूज वायर। जितनी ज्यादा मोटी वायर होगी उतना ज्यादा उसका करंट रेटिंग होगी। तो इट मीन्स इसमें से क्या है, E तो थिकर नहीं हो सकता क्योंकि E का तो 5 एम्पियर है, 15 कौन है, F का है। तो इट मीन्स E इज थिनर देन F। तो बी पार्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट, E इज थिनर देन F। In 12th part, the direction of induced current in a conductor moving in an external magnetic field can be found out using। कौन सा करंट इंड्यूस होके आएगा, और जब भी इंड्यूस्ड करंट की हम बात करते हैं तो हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट हैंड रूल। बट हियर आई वांट टू मेंशन वन मोर थिंग, जहां भी हम फ्लेमिंग राइट हैंड
रूल लगा रहे हैं वहां पर हम लेंस लॉ भी लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इस पार्ट में हमारे पास ए ऑप्शन भी करेक्ट है, तो सी भी करेक्ट है। और जिस स्टूडेंट ने ए लिखा है क्योंकि लेंस लॉ भी है, बस इसमें क्योंकि इंड्यूस्ड करंट इसने वर्ड मेंशन किया है, तो लेंस लॉ हम ज्यादातर पोलैरिटी के लिए यूज करते हैं देखने के लिए, लेकिन उसी से पोलैरिटी से हम इंड्यूस्ड करंट भी निकाल सकते हैं। तो इनडायरेक्टली लेंस लॉ भी सेम ही चीज के लिए यूज होता है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, तो राइट हैंड रूल, थंब रूल नहीं, राइट हैंड रूल जो है वो तो डायरेक्ट ऑप्शन है ही है, लेंस लॉ भी यहां लग सकता है। इन 13 पार्ट, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट डैश रिमेन कांस्टेंट, जब भी सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस बन रहा है क्या कांस्टेंट रह रहा है? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड मास, और मास एंड टेम्परेचर। जितनी मास की बर्फ ली मैंने, मान लो उसको मैंने गर्म किया, मास तो वही का वही रहेगा और टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा। तो इट मींस मास एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। दिस इज ऑप्शन नंबर सी। इन 14th पार्ट, 14th पार्ट में हमारे को सिंबल्स अलग दिए गए हैं। फॉर्मूला आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से किया हुआ है। P रिप्रेजेंट द मास ऑफ द बॉडी, Q एंड R रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो Q क्या दिखा रहा है हमारे को? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और सिर्फ हीट कैपेसिटी के लिए हमारे पास यहां पर सिंबल है R का, और सिमिलरली P हमें यहां पर दिखाया गया मास के लिए। अब रिलेशन हमें अच्छे से पता है क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एंड डिवाइडेड बाय, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा जो हमारे को दूसरी चीज दी गई यानी कि मास। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनमें से कौन है? Q है। हीट कैपेसिटी कौन है? R है। और मास कौन है? P है। तो Q इज इक्वल टू R अपॉन P, और ये हमारा A ही ऑप्शन बन रहा है। So here A option is correct. In 15th part, alpha, beta and gamma are the 3 radioactive radiations. The correct way to arrange them in the ascending order of their ionization power is. तो सबसे ज्यादा ionization power किसकी होती है? अल्फा की। तो it means हमारा अल्फा की सब बीटा से ज्यादा होती है और बीटा की गामा से 100 टाइम्स, इसकी 100 टाइम अल्फा से, अल्फा की बीटा से 100 टाइम, बीटा की गामा से 100 टाइम ज्यादा होती है। तो it means हमारा ascending order ऑप्शन नंबर B is correct. With this question 1 is over. Now coming to question number 2. In question number 2 part 1, a meter scale is balanced at its center of gravity which is found to be at 60 centimeter mark. Center of gravity ही 0 के बाद 50 पे नहीं है, 60 पे है। तो 60 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीन्स हमारा फलक्रम वहीं पर है। 60 सेंटीमीटर मार्क रिप्रेजेंट दिस यूजिंग ए नीट लेबल डायग्राम। तो यहाँ पर हम ये शो कर सकते हैं व्हाट वेट केप्ट एट द एंड ऑफ लॉन्गर आर्म। तो लॉन्गर आर्म कौन सी हो जाएगी? हमारी 60 सेंटीमीटर वाली, क्योंकि उधर वाली तो 40 बच जाएगी क्योंकि वो 100 सेंटीमीटर है और ये 60 सेंटीमीटर है। इट मींस लॉन्गर आर्म इज 0 to 60। तो व्हाट वेट केप्ट at the end of longer arm will balance an object weight 120 gf kept at the other end। तो यहाँ अगर आप गलत इंटरप्रेट कर लेंगे क्वेश्चन को तो डायग्राम ही गलत हो जाएगा। तो अदर एंड मीन्स मुझे यहाँ पर लगाना है 120 gf का जो वेट दिया गया है अदर एंड वाला, तो वो इस जगह पे आ जाएगा। इट मीन हमें लॉन्गर आर्म पे बताना है, तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेंगे कि 0 वाले पे हमने W को लिया है, वेट को हम इसके हिसाब से ले लेते हैं। अब इसमें इट मीन्स यहाँ से ऐसे जाने वाला है और ये है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्लॉकवाइज इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये सब आपको, ये लाइन तो हर ऐसा क्वेश्चन में आएगी ही आएगी। अब क्लॉकवाइज मोमेंट होगा कितना? ये इधर से गया, इट मींस एफ कितना है इसका? 120, और डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 100 माइनस 60। दिस साइड एंटी क्लॉकवाइज के लिए डिस्टेंस हमें पता है और वेट हमें नहीं पता, तो हम W ले लेंगे एंड 60 माइनस 0। सो हियर 40 इंटू 120 इज इक्वल टू 60 W। सो W इज इक्वल टू, नीचे ले आइए इसके, 40 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 60 टू 4 इंटू 2 80 GF। अब 80 GF कहाँ प्लेस करेंगे? वैसे उसने पूछ ही लिया है कि 80 GF ऑन द लॉन्गर साइड, मीन्स हम इस जगह पे प्लेस करेंगे तो 80 GF से ये मीटर स्केल जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट इज शेप ऑफ द बॉडी एंड सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? जैसे हमने देखा था कि आपके पास जो कोन है वो हॉलो है और कोन जो है वो अंदर से सॉलिड है, तो उसका h/3 हो जाएगा और h/4 हो जाएगा। तो हम हाइट जो लेते हैं वो बेस से लेते हैं, तो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाती है, h/4 से h/3 हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मींस कौन सा ऑब्जेक्ट किधर से कितना हैवी है। थर्ड पार्ट में फिर से हमारे पास न्यूमेरिकल है।
A ball is dropped from a height of 10 meter. If acceleration due to gravity at that place 9.8, calculate the velocity with which the ball hits the ground. Means हमें height दी गई, यानी कि potential energy is equal to acceleration कितनी लेगा वो, जितना kinetic energy के हिसाब से बनेगा. तो it means हमारे पास यहाँ पर potential energy is equal to kinetic energy. mgh is equal to half mv square. तो m दोनों तरफ सेम ही है तो कैंसिल कर देंगे. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. आप चाहे तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद करके लगा भी सकते हैं. तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. तो 2 आ गया. g की वैल्यू हमें क्वेश्चन में अगर गिवन है तो हमें वही लेनी है, 9.8 है, और h की वैल्यू हाइट हमें 10 दी गई है. तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा. 98 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 196 आ जाएगा. तो v स्क्वायर 196 मीन्स v इज इक्वल टू 14. वैसे तो प्लस माइनस 14 है, बट हम क्योंकि वेलोसिटी ले रहे हैं मीटर पर सेकेंड तो वो माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए v इज इक्वल टू प्लस का 14 मीटर पर सेकेंड. इन फोर्थ पार्ट, नेम द क्लास ऑफ लीवर हैविंग ए वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन 1. अब कौन सा ऐसा है जिसमें वेलोसिटी रेशियो हमारे पास ऑलवेज ही ग्रेटर देन 1 आएगा. पहले तो वेलोसिटी रेशियो होता क्या है, वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू डी अपॉन डी. अगर मैं सेकंड क्लास लेती हूं तो फलक्रम एक साइड में होगा, लोड एक साइड में होगा, एफर्ट एक साइड में. तो आप जब फलक्रम से सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो एफर्ट आर्म हमेशा ही बड़ी आएगी, यानी न्यूमरेटर हमेशा ही बड़ा आएगा डिनोमिनेटर से. इट मींस इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी. तो वी आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 किसमें होती है, हमारे क्लास 2 लीवर के अंदर हमारी वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होगी. गिवन एग्जांपल आप इसमें नट क्रैकर, व्हील बैरो, कोई भी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं. इन फिफ्थ पार्ट, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन फ्री वाइब्रेशंस एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन. तो फ्री वाइब्रेशंस में हम ओरली लिख सकते हैं, इसमें इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहता है. इट मींस वहां पर जो आपकी एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा. मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब है कि उसका एम्पलीट्यूड हमेशा ही कांस्टेंट रह रहा है, चेंज नहीं हो रहा, सेम रह रहा है. एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, नो एक्सटर्नल फोर्स एंड नो लॉस ऑफ एनर्जी, ये हमारे फ्री वाइब्रेशंस के पॉइंट बन जाएंगे. डैम्प्ड वाइब्रेशन में यही रहेगा, लेकिन डैम्प्ड वाइब्रेशन में आपके पास धीरे धीरे आके जो है ये डैम्प हो जाता है. इट मींस यहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड है, लॉस ऑफ एनर्जी है, और वी कैन से कि एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस है यहाँ पे. नाउ कमिंग टू सिक्स्थ पार्ट. इन सिक्स्थ पार्ट, हाउ डज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स ऑन. किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से दिखाते हैं. टेम्परेचर ऑफ द सेल पे किस तरह से करता है, तो टेम्परेचर ऑफ द सेल पे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो इट मींस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इंक्रीजेस इफ टेम्परेचर डिक्रीजेस. आप इस तरह से पूरी स्टेटमेंट में देखिए, क्योंकि उसने इंक्रीज वर्ड क्वेश्चन में यूज नहीं किया, तो आपको अपना स्टेटमेंट क्लियरली लिखना पड़ेगा. इफ वी डिक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस, इफ वी डिक्रीज द टेम्परेचर, देन इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. इन बी पार्ट, सेकेंड इसी का फैक्टर पूछा गया, कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देन इंटरनल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. तो इसके इंक्रीज होने से इंक्रीज होगा, लेकिन इसके डिक्रीज होने से इंक्रीज होगा. या उसको आप इंक्रीज कर दो तो इसको डिक्रीज आप कर सकते हैं. इन सेवेंथ पार्ट, a radioactive element E undergoes alpha disintegration followed by 2 beta disintegration. अब रेडियोएक्टिव एलिमेंट E है, अंडरगोज अल्फा डिसइंटीग्रेशन. तो पहले अल्फा निकला है इसमें से, फॉलोड बाय 2 बीटा डिसइंटीग्रेशन, और उसके बाद फिर यहां से 2 बीटा भी डिसइंटीग्रेट होंगे. टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आएगा यहाँ पर F. तो E है और E से चलेंगे और F पर हमारे पास बनना है. अब E और F के एटॉमिक नंबर और मास नंबर. फॉर द एलिमेंट E, द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आर Z एंड A. अब जब अल्फा डिसइंटीग्रेट होगा तो उसके बाद पहले क्या बनेगा, उसने नाम नहीं दिया तो हम यहाँ पर कोई भी और ले सकते हैं बीच में. आप यहाँ पर x ले लें. इट मींस अल्फा के डिसइंटीग्रेट होने से क्या होगा, Z-2 एंड A-4 एटॉमिक नंबर, और इसमें चेंज आ जाएगा. अब यहाँ पर फिर से दो बीटा निकलेंगे. 2 बीटा निकलने का मतलब क्या होता है, -2 एंड +2, लेकिन मास नंबर रिमेन सेम. तो इट मींस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, F के लिए -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, इट मीन Z आ जाएगा, और ये हमारे पास A-4 आ जाएगा. अब मैं E और F को कंपेयर करूंगी तो EZA है, और F में भी मेरे पास Z और A-4 है. यानी अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो एटॉमिक नंबर दोनों में सेम रह रहा है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रह रहे हैं. और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इट मींस ये कौन होते हैं, ये आइसोटोप्स होते हैं. तो इनको हम आइसोटोप्स कहते हैं. व्हाट इज द जनरल नेम गिवन टू E एंड F, इट मींस ये आइसोटोप्स हैं. यहाँ पर वन पॉइंट आई वांट टू मेंशन हियर कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स.
ये वैसे मैंने अपनी वीडियो में कवर किया है पॉइंट, लेकिन आपको उसका शॉर्ट आंसर देने के लिए एक बार आइसोटोप्स में क्या सेम रह रहा है। अभी आपने क्या देखा, एटॉमिक नंबर सेम रह रहा है। और एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, यानी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं तो वो हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं। अगर आइसोबार्स की बात करेंगे तो आइसोबार्स में एटॉमिक नंबर चेंज होता है लेकिन मास नंबर सेम रहता है। तो मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो ए मींस मास नंबर, यानी कि सम ऑफ न्यूट्रॉन जितने हमारे पास है और प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमारे पास ए सेम रह रहा है, यानी कि मास नंबर सेम रह रहा है। और आइसोटोन्स में एन यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहते हैं। उसके पास ना तो मास नंबर सेम है ना एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आएंगे। तो आप इस सीक्वेंस में याद रख सकते हैं आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन के बीच का डिफरेंस, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है जिसमें जनरल नेम पूछा जाता है पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस के बीच में क्या रिलेशन है, ये पूछा जाता है। Question number 3 part 1, what are the two characteristics required for the material of a fuse wire? जो मैंने आपके साथ प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने ऐसे क्वेश्चंस शेयर किए थे कि एक ना एक ऐसा मटेरियल जरूर आता है, या तो फ्यूज वायर का या तो हीटिंग एलिमेंट का, या ऐसा कोई भी एक जरूर आएगा। रेजिस्टेंस वायर में क्या यूज करते हैं, यहाँ पर फ्यूज वायर का। तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, हमारे पास लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि वो फटाफट खुद मेल्ट हो जाएगा और हमारे सर्किट को सेव कर देगा। इसके अलावा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम क्या लिखते हैं, हाई रेजिस्टिविटी, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास है द अर्थ पिन इन अ 3 पिन प्लग इज मेड लॉन्गर भी होता है और थिकर भी होता है, लंबा भी बनाया जाता है और बाकी पिन्स के कंपैरेटिवली वो आपके पास मोटा भी होता है। तो इसके लिए पहले लॉन्गर के लिए हम क्या लिखेंगे, टू मेक अर्थ कनेक्शन फर्स्ट। अगर पहले ये अंदर जाएगा इट मींस अर्थ का कनेक्शन जो है वो पहले बन जाएगा। टू मेक अर्थ कनेक्शन फर्स्ट मतलब जल्दी लगाने के लिए हम, ताकि अर्थ हो जाएगा तो हमारा सर्किट सेफ हो जाएगा, अर्थिंग हो जाएगी तो। और थिकर क्यों होता है, टू प्रिवेंट कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद सॉकेट फॉर लाइव वायर, ताकि गलती से भी कभी हम उसको लाइव वायर के सॉकेट में कोई बच्चा भी लगा रहा है तो ना डाल पाए। तो टू प्रिवेंट कमिंग इन, इसके लिए इसके हम इसका दोनों पॉइंट इसी के हैं। तो थिकर क्यों होता है, टू कमिंग इन कॉन्टेक्ट फॉर कॉन्टेक्ट विद सॉकेट फॉर लाइव वायर, ताकि कभी भी वो गलती से लाइव वायर के कॉन्टेक्ट में ना आ जाए। थर्ड पार्ट, लिस्ट 2 ways to increase the force acting on a conductor placed in an external magnetic field B। कौन सा लगता है यहाँ पर हम बता सकते हैं, कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास B है, I है और L है, और अगर हम लेते हैं तो N भी होता है। तो क्या है ये, नंबर ऑफ टर्न्स है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को इंक्रीज करके कर सकते हैं, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को करें, करंट को करें, या लेंथ ऑफ द कंडक्टर को करें, या नंबर ऑफ टर्न्स को करें। चारों में से किसी को भी इंक्रीज करके आप इसका फोर्स को बढ़ा सकते हैं। नाउ इन फोर्थ पार्ट, 80 ग्राम ऑफ मटेरियल M एट 60 डिग्री सेल्सियस। एक मटेरियल M है और दूसरा मटेरियल हमारे पास N है। इसका टेम्परेचर हमें 60 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और N का 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। मटेरियल M, इसका मास हमें 80 ग्राम दिया गया है, इसका मास हमें 20 ग्राम दिया गया है। If the specific heat capacity of N is double than M, इसकी डबल है तो इट मींस इसको अगर हम C मान लेंगे तो इसकी 2C हो जाएगी। कैलकुलेट द रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अब मैंने आपकी जो कैलोरीमेट्री की वीडियो बनाई हुई है उसमें आपको इजीली समझाया मैंने कि किस तरह से टेम्परेचर हमें सेंटर वाला फाइनल टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा इन दोनों के बीच में होता है। अगर ये हॉट बॉडी है तो ये हॉट बॉडी से हमेशा कम होगा, अगर ये कोल्ड बॉडी तो हमेशा इससे ज्यादा होगा। यानी जब हमने टेम्परेचर लेना तो हम क्या लिखेंगे 60 माइनस टी, और इस तरफ हम क्या लिखेंगे T माइनस 30। अब बाकी चीजें तो आप ले ही सकते हैं आराम से। यहाँ पर MC डेल्टा T का ही फॉर्मूला लगना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ 80 इंटू C इंटू ये हो गया। उस तरफ हमारे पास कितना है, मास कितना है, 80 की जगह यहाँ पे 20 है, 20 T माइनस C और यहाँ पर 2C आ जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे इधर 40C और इधर 80C है तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 2 रह जाएगा। तो 2 है 60 माइनस T है इज इक्वल टू T माइनस 30 है। फर्दर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 माइनस 2T इज इक्वल टू T माइनस 30। उस तरफ जाएगा 3T हो गया, ये इस तरफ आया ट्रांसपोज कर दिया 150 हो गया। 150 डिवाइड बाय 3 मतलब कि 50 डिग्री सेल्सियस। इट मींस फाइनल टेम्परेचर 50 आएगा। हमेशा आप अपने आंसर को चेक कीजिए, फाइनल टेम्परेचर गर्म से ज्यादा कभी नहीं हो सकता और ठंडे से ठंडा कभी नहीं हो सकता, उस तरफ नहीं जाएगा। इन फिफ्थ पार्ट, the diagram below shows the heating of a certain material।
स्टेट द टाइम टेकन फॉर द मटेरियल टू मेल्ट कंप्लीटली। अगर आप पेपर खोल के देखेंगे तो यहाँ पर हमें -20 से ऐसे जा रहा है और इतनी फेज में ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का हमने देखना है। तो कितना आ रहा है 30 से 60, ये 30 है और ये 60 सेकेंड्स का है, यहाँ पे टाइम लिया गया। हालांकि हमें आगे का भी दिखाया गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के 75 है, बट उसने हमें पूछा क्या है, टाइम टेकन बाय द मटेरियल टू मेल्ट। तो मेल्ट का हमारा कौन सा फेज होता है, मेल्टिंग वाला हमारा हॉरिजॉन्टल फेज होता है। तो इट मींस यहाँ पर टाइम टेकन कितना हो जाएगा 60 - 30, इट मींस 30 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा इस पॉइंट में। बी इज व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मटेरियल। बॉइलिंग पॉइंट मींस यहाँ पर जाकर जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हमारे पास दिया गया है और ये टेम्परेचर 80 दिया गया है, इट मींस बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 80 डिग्री सेल्सियस हमने पूरा लिखना है यहाँ पे। With this, our section A is over. I am going to cover only one question from section B in this video, and other questions will be covered in next video. In question number 4, part 1, you are provided with a load, 3 pulleys and 1 string. Arrange the pulleys such that a minimum effort is applied to lift the load. और minimum effort हमारा convenient direction में लगेगा. Represent it in the form of a diagram and clearly label the diagram. तो यहाँ पर ये 3 मार्कर क्वेश्चन है जिसमें आपके 3 मार्क्स की बाइफिकेशन है। अब यहाँ पर आपको पहला मार्क कहाँ मिलेगा, आपने 3 नंबर ऑफ पुलीज बनाई है क्योंकि उसने 3 बोला है। तो अब आप पहला स्ट्रिंग कहाँ से लेंगे, लोअर ब्लॉक की हुक से लेंगे। यहाँ से लेकर के हम इसको पहले ऊपर लेके जाएंगे, upper block lower pulley, then again lower block and then again upper block and then in the downward direction, and this is our effort. तो यहाँ पर हमने एफर्ट मार्क कर दिया। इसके अलावा टेंशन भी हमने पूरी मार्क करनी है, 3 है तो 3 हमें टेंशन मिनिमम मार्क करने पड़ेंगे। दिस इज टी और आप एक टी यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं। तो ये 3 टेंशन हमें इसके अंदर शो करने हैं, तभी आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। क्लीन होना चाहिए, लेबल्ड होना चाहिए डायग्राम आपके पास। आप यहाँ पर भी एक टेंशन मार्क कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आप पुली के अंदर टेंशन को, एफर्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टेंशन को अपवर्ड डायरेक्शन में और लोड को भी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये जरूर शो करें। In second part, diagram below show the graphical relation between angle of deviation and angle of incidence when light passes through a triangular prism with the angle of prism A. तो study the diagram graph and answer the following questions. तो इसमें से पहले आपको जो given डाटा है वो निकालना है। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर डेल्टा कितना आ रहा है, मतलब डेल्टा आपको एंगल ऑफ डेविएशन कितना दिया गया है, ग्राफ के हिसाब से 32 डिग्री हमको डेल्टा दिया गया है। हमने ए कैलकुलेट करना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस हमें पता है कि इस केस में क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं, जहां पर 46 लिखा है। तो I1 और I2 दोनों की ही वैल्यू 46 डिग्री क्वेश्चन में, मतलब ग्राफ में गिवन है। नाउ वी नो फॉर मिनिमम डेविएशन a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2i होता है। तो a हमें कैलकुलेट करना है, 2 हमें पता है, i हमने 46 अभी ग्राफ से कैलकुलेट कर लिया, माइनस डेल्टा हमें 32 मालूम है। इट मीन 6 2 12 and 92 minus 32, इट मीन 60 डिग्री इज द एंगल ऑफ प्रिज्म हियर। Now with the reference of the base of the prism, what can be predicted about the direction of refracted ray within the prism? तो आपको पता है जब मिनिमम डेविएशन हम लेते हैं प्रिज्म की तो रे अंदर एंटर होती है, लेकिन अगर मिनिमम डेविएशन की पोजीशन का मतलब होता है कि ये बेस के पैरेलल हो जाती है, तो ये बेस के पैरेलल हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, मिनिमम डेविएशन कंडीशन में द रिफ्रैक्टेड रे विल बिकम पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। बस आपने सिर्फ उसको बताना है कि क्या डायरेक्शन हो जाएगी, इट विल बिकम पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। लास्ट थर्ड पार्ट इज, आपको डाटा दिया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में 6 और 4 ओम का रेजिस्टर है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट व्हेन की के इज ओपन। पहले केस में की ओपन है, अगर की ओपन है तो इट मींस हमारा नीचे का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैलकुलेट नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो 6 ओम का रेजिस्टर है वो 4 ओम के पैरेलल हो जाएगा। इट मींस 1/6 एंड 1/4, 12 आ गया, 2 and 3, इट मींस 5/12। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 12/5, इट मींस 2.4 ओम हमारे पास पैरेलल रेजिस्टेंस आ गया फर्स्ट पार्ट के लिए। इन सेकेंड पार्ट में उसने बोला है की इज क्लोज्ड। अगर की क्लोज किया है तो इस रेजिस्टेंस के साथ जो अभी हमने कैलकुलेट किया 2.4 ओम, हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज 0.6, सो इट मींस इट बिकम्स 3 ओम। तो रेजिस्टेंस क्लोज सर्किट में हमारे पास 3 ओम आ जाएगी। इन थर्ड पार्ट, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर। एमीटर क्या रीड करता है, करंट। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। तो यहाँ पर क्या है, EMF अपॉन R प्लस R।
अब ईएमएफ कितना क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 6 है, और आर प्लस आर अभी हमने यही तो कैलकुलेट किया, ये आर है और ये स्मॉल आर, इट मीन्स 3, इट मीन्स 2 एम्पियर का करंट हमारे पास फ्लो हो रहा है इन फोर्थ पार्ट करंट टू 4 ओम रेजिस्टर। तो अपनी जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर की इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो है उसमें ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स शो किए हैं, जिसमें पैरेलल ब्रांच में एक ब्रांच में अगर करंट पूछा गया है तो हमें दूसरे ब्रांच का जो रेजिस्टर है उसकी वैल्यू को न्यूमरेटर में लिखना है। तो यहाँ 4 ओम में पूछा गया है तो हम 6 ओम को टॉप पे लिखेंगे, नीचे दोनों को प्लस कर देंगे, इट मीन 6 + 4 कर देंगे, और टोटल जितना करंट सर्किट में आ रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम किसी शेयर को ए और बी 2% में डिवाइड करते हैं, तो ए को कितना मिला तो बी को ऊपर रख देंगे, तो इसी तरह से यहाँ 6 को रखेंगे, तो 6/10 इंटू 2 इट मीन्स 12/10, इट मीन्स 1/2 एम्पियर का जो करंट है वो हमारा 4 ओम वाली ब्रांच में जा रहा है, और बचा हुआ जितना भी 2 में से इसको माइनस कर दोगे तो 0.8 जो है वो हमारा 6 ओम वाली ब्रांच में चला जाएगा। With this, I conclude my today's video. For other questions, I will make another part of the same video and the same paper, KISA Physics Paper 2024. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, and please press the bell icon so that मैं अभी वीडियो में आपको बनाऊंगी, अभी दूंगी, वो उनके लिंक आपके पास आते रहेंगे, शेयर होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। थैंक यू।